शायद आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें अकेले रहना पसंद है। मैं भी आप में से ही एक हूँ। मुझे भी ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद है, लेकिन वो भी तब जब मेरे पास इंटरनेट और मेरा फोन मेरे साथ हो। अब इमेजिन करो कि आपको पूरा 1 महीना अकेले बिताना है। ना ही आपके साथ कोई बात करने के लिए होगा और ना ही आपके पास आपका फोन या इंटरनेट होगा, ना कोई मूवी और ना ही कोई साइंस शो, बस आप अकेले। शायद आप अभी इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा करने से आपकी हालत क्या हो सकती है। लेकिन आज हम जिस इंसान के बारे में जानने वाले हैं, उसने 1 महीना नहीं, 1 साल भी नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन अकेले बिताए, और वो भी बीच समुद्र में, जहाँ वो चल फिर भी नहीं सकता था और ना ही उसके सिर पर छत थी। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपको, मुझे और हम सबको इस इंसान से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है और इसने धरती का लगभग 30% हिस्सा कवर करा हुआ है। हमारी धरती को ब्लू प्लेनेट का नाम देने में इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। ये समुद्र इतना बड़ा है कि अगर हम धरती पर मौजूद सारे जमीन को एक साथ मिला दें तो भी वो सारी की सारी जमीन इस महासागर का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी इसका एरिया टोटल लैंड कैप्चर्ड एरिया से भी ज्यादा है। इतने बड़े समुद्र में अगर गलती से भी आप खो जाते हो तो आपके वापस मिलने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। और इसी वजह से जोर्ज सल्वाडोर अल्वारेंगा और उसके बच पाने की कहानी इस वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। इन्होंने ना चाहते हुए भी ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जो कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं तोड़ना चाहेगा। 438 दिनों तक समुद्र में खोए रहने का रिकॉर्ड उसने अपनी लाइफ कैसे बचाई, वो जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वो वहाँ खोया कैसे। मेक्सिको 2012। अल्वारेंगा एक बहुत ही एक्सपीरियंस फिशरमैन था। 17 नवंबर 2012 को वो और उसका एक साथी एज़ेकियल कॉर्डोबा दोनों फिशिंग करने के लिए एक छोटी सी मोटर बोट लेकर कोस्टा एज़ोल नाम के एक छोटे से गांव से निकले। उन्होंने सोचा कि वो 30 घंटे की एक छोटी सी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उस वक्त उनके पास जो बोट थी वो काफी छोटी थी और लंबे समय तक पानी में रहने के लिए उसमें सामान भी नहीं था। वो नाव सिर्फ 7 मीटर लंबी थी और उसमें कोई छत भी नहीं थी। उसमें केवल एक ही मोटर और एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर था जो उन्होंने अपनी पकड़ी हुई मछलियों को रखने के लिए लिया हुआ था। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि तूफान आने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चांस लिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम तूफान आने से पहले वापस आ जाएंगे तो हमारे हफ्ते भर का खर्चा निकल जाएगा। वो किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर थे। अचानक से हवा तेज हो गई और तूफान उनके अनुमान से काफी पहले आ गया। रात के 1 बजे तूफान ने उनकी बोट को हिट किया। उन दोनों ने फौरन बिछाए हुए मछली के जाल को बोट से काट दिया और बेकार की चीजों को बाहर फेंकने लगे ताकि इन तेज हवाओं में उनकी बोट ज्यादा वजन के चलते डूब न जाए। वो किनारे से करीब 6 घंटे की दूरी पर थे। उन्होंने किनारे की तरफ आने में अपनी पूरी जान लगा दी। उसी तूफान में बोट को दिशा देते देते सुबह के 7 बज गए और अब वो किनारे से केवल 24 किलोमीटर दूर थे। उन्हें जमीन दिखनी शुरू हो गई थी। अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। अचानक से बोट की मोटर से धुआं निकलने लगा और वो एक ऐसी बोट थी जिसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं था। यानी अगर मोटर खराब होती है तो वो बोट को किसी भी तरह आगे या पीछे नहीं कर सकते थे और मोटर के खराब होते ही तेज हवा उन्हें दोबारा समुद्र के बीच ले जाने लगी। किस्मत से उनका रेडियो अभी भी काम कर रहा था। उसी रेडियो की मदद से उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजने की कोशिश करी। अभी अल्वारेंगा अपनी लोकेशन दे ही रहा था कि अचानक से रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। ये सुनने में तो बिल्कुल एक फिल्म की कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन इमेजिन करो कि उन दोनों पर उस वक्त क्या बीत रहा होगा। अपनी मंजिल के इतने करीब आने के बाद ऐसा हो जाए तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। उनके बॉस ने कई दिनों तक सर्च मिशन चलाए और उन्हें कई अलग अलग फिशिंग लोकेशंस के आसपास ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि अब तक वो इस बड़े से महासागर के बीच में चले गए थे। 5 दिनों बाद तेज हवाओं ने उन्हें किनारे से करीब 450 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ढकेल दिया था। उनके चारों तरफ केवल एक ही नज़ारा था और वो था सिर्फ पानी। उनकी बोट इतनी ज़्यादा छोटी थी कि अगर ऊपर से कोई हवाई जहाज भी गुजरता तो वो उन्हें देख नहीं पाता। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो दोनों मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। खाने के लिए वो मछलियों और चिड़ियों को अपने हाथों से पकड़ने लगे। उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी था, लेकिन वो उस पानी को चाह कर भी नहीं पी सकते थे।
अब समुद्र का खारा पानी क्यों नहीं पी सकते? वेल, ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। हम जानते हैं कि अगर हम दो अलग अलग डेंसिटी के पानी को एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन की मदद से अलग करके रखेंगे तो कम डेंसिटी वाला पानी ज़्यादा डेंसिटी वाले पानी की तरफ बहने लगेगा। इसी को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। अब हमें ये तो पता है कि हमारी बॉडी सेल्स के अंदर पानी होता है जिसमें H2O और सोडियम के मॉलिक्यूल्स मिले रहते हैं और उस सेल के आसपास भी पानी और सोडियम के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये सेल्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बने होते हैं जिसकी वजह से छोटे मॉलिक्यूल्स इसके आर पार आसानी से जा सकते हैं। जब भी हम ताज़ा पानी पीते हैं तो उसमें सोडियम के मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए जब वो पानी सेल्स के पास पहुंचता है तो उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर चले जाते हैं ताकि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ बैलेंस बना रहे। इस बैलेंस स्टेट को आइसोटोनिक स्टेट कहते हैं। जब हम सी वाटर को पीते हैं तो उसमें सोडियम और दूसरे एटम्स मिले होते हैं और इसकी वजह से हमारे सेल्स पानी के मॉलिक्यूल्स को सेल्स से बाहर निकालने लगते हैं। इसकी वजह से आपको ज़्यादा पेशाब आने लगता है और आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि आप जितना पानी पीते हो उससे ज़्यादा पानी आपके सेल्स से बाहर निकल जाता है और लंबे समय तक ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उन दोनों को इतनी साइंस तो पता नहीं थी, लेकिन हाँ, एक बात पता थी कि अगर वो समुद्र का पानी पीते हैं तो बहुत ही जल्दी उनकी मौत हो जाएगी। उन्हें वहीं पानी में एक प्लास्टिक की बोतल मिली जिसमें वो बारिश का पानी जमा करके पीते थे। लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होती तो उन्हें ना चाहते हुए भी मछलियों या फिर कछुए का खून पीना पड़ता था। उसमें उन्हें ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाते थे और अगर उन्हें ये सब भी ना मिले तो उन्हें अपना ही पीना पड़ता था। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो ये तरीका आपकी जान बचा सकता है। वेल, अपने पेशाब को पूरी तरह छानने के बाद पीना भी कोई अच्छा आइडिया तो नहीं है क्योंकि ये आपके किडनी पर बहुत ही ज़्यादा लोड डालता है क्योंकि आप उसे दोबारा वही चीज़ दे रहे हो जो उसने फिल्टर करके वेस्ट में निकाला था। लेकिन ये समुद्र के पानी से तो थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है। अब इमेजिन करो कि आप ऐसे जी रहे हो, आपके पास ना ही खाने को कुछ है और ना ही पीने को और आपके आसपास सिर्फ एक ही इंसान मौजूद है। आपका सोना, जागना, खाना पीना और उसे निकालना सब कुछ उस छोटी सी बोट पर हो रहा है। वेल, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। अब महीनों तक ऐसे अकेले रहने से किसी भी इंसान के सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि उसके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है और एल्वेरेंगा के मुताबिक कुछ ऐसा ही उसके दोस्त के साथ हुआ। करीब 4 महीने तक ऐसे ही अकेले रहने की वजह से उसके दोस्त ने जीने की उम्मीद छोड़ दी। उसका दिमाग उसे हेलुसिनेट करने लगा, उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे उसे सांस नहीं आ रही और कभी कभी वो खुद को मारने की बात करने लगता। धीरे धीरे उसने खाना खाना छोड़ दिया और बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। एल्वेरेंगा अब बिल्कुल अकेला रह गया। उसने बताया कि एक बार उसके सामने से एक बड़ी सामान ले जाने वाली जहाज निकली। उसमें से 4 लोगों ने उसे देखा और उसकी तरफ हाथ भी हिलाया, लेकिन वो उसे बचाने के लिए नहीं रुके। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये उसके दिमाग की कोई रचना हो क्योंकि अकेले रहने की वजह से हेलुसिनेशन होना आम बात है। लेकिन अगर ये सच था तो उन चारों को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं बनता जिन्होंने इसे देखा लेकिन मदद के लिए नहीं रुके। 8 महीने गुजर गए और एल्वेरेंगा ने करीब 8000 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था। 30 जनवरी 2014 को उसने अपने आसपास नारियल को तैरते हुए देखा। ये देखते ही उसमें एक नई जान आ गई क्योंकि उसे यकीन हो गया कि यहाँ आसपास कोई न कोई टापू जरूर है। वो उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए पानी में हाथ मारने लगा और थोड़ी ही दूरी पर उसे एक टापू दिखा। उस टापू तक पहुँचने में उसे करीब आधे दिन का टाइम लग गया और फाइनली करीब 1 साल से ऊपर उसी बोट में रहने के बाद पहली बार उसने जमीन पर पैर रखा और कई महीनों बाद किसी दूसरे इंसान को देखा। एल्वेरेंगा एक छोटे से आइलैंड इबॉन एटोल पर पहुंच गया था और आप यकीन नहीं करोगे कि ये दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड में से एक है। अगर वो गलती से यहाँ नहीं आया होता या फिर थोड़ी सी हवा इधर या उधर चल जाती तो वो इस आइलैंड तक नहीं पहुँच पाता और फिर अगर वो जिंदा बच पाता तो शायद वो वहाँ से 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापुओं पर ही आकर जमीन को देख पाता। उसे करीब 11000 किलोमीटर आने में 438 दिनों का वक्त लग गया। अगर वो इस आइलैंड को भी मिस कर देता तो उसे जमीन तक पहुँचने में करीब 240 दिन और लग जाते और वो भी तब अगर
अगर बीच रास्ते में कोई तूफान वगैरह नहीं आता तो। लकीली वो इस दुनिया के सबसे बड़े समुद्र के सबसे छोटे आइलैंड पर पहुंच गया। इसके बाद इसे वापस घर ले जाया गया, जहां उसके दोस्त की फैमिली ने उस पर केस कर दिया। उन्हें लगता था कि एवरेंगा ने अपने दोस्त को ही खा लिया होगा। हमें इस इंसान से जो सबसे बड़ी चीज सीखने को मिलती है वो है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। आजकल लोगों को अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए वो फौरन चाहिए। कोई नया फोन आया तो घर वालों से जिद करने लगते हैं कि मुझे तो आज ही चाहिए। किसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो चाहने लगता है कि दूसरे ही दिन से उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। लेकिन हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए और कभी भी कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। मुझे इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको इससे क्या क्या सीखने को मिला नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपने जो बात नोटिस करी या फिर आपने जो भी सीखा दूसरे भी इस बात को सीख सकें। और अगर आपको ऐसी ज्ञान भरी बातें जानने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं।